गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी में हम आपको सजीव कोशिकांग के बारे में बता रहे थे। तो सजीव कोशिकांगों में हमने आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका बताया, राइबोसोम बताए, राइबोसोम के बाद गाल्जी काय, गाल्जी काय के बाद तारक काय, और इसके बाद लास्ट में हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। एक बार फिर समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसके बाद तब हम आते हैं नवक पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया था, इसकी खोज सबसे पहले अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन जो है पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहर का आवरण होता है वह बाह्य स्तर कहलाता है, और अंदर का जो स्तर होता है मध्य स्तर कहलाता है। और अंदर के स्तर में अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, और इस उभार को हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर जो होता है एक घुंडीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम F1 कण कहते हैं या ऑक्सीसोम। F1 कण कहलाता है या ऑक्सीसोम कहलाता है। और क्रिस्टी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। हम कहें श्वसन का केंद्र होता है, ठीक है। और श्वसन आप जानते हैं, हमने बताया था कि श्वसन के अंतर्गत जो होते हैं जितने भी जीवित जीवधारी होते हैं, प्रत्येक जीवधारी जो होता है वह खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके साथ साथ एटीपी का निर्माण होता है, और यही एटीपी जो होती है वह कोशिकाओं में क्या होती है, संचित हो जाती है। और एटीपी को जो होता है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जिस भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एटीपी के रूप में उस कोशिका को प्राप्त होती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, और इस क्रिया के उपरांत खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा जो होती है वह एटीपी के रूप में संचित होती है। तो ये ऊर्जा जो होती है जब एटीपी के रूप में जब संचित होती है, तो इसी कारण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर अर्ध स्वायत्त कोशिकांग पाए जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों के नाम बताइए। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब होता है कि उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना क्लोन बना लेते हैं, या उनके अंदर द्विगुणन की क्षमता होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक होता है, ये दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। सेमी ऑटोनॉमस जो होते हैं आर्सेल आर्डिनल कहलाते हैं, मतलब अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग वह कोशिकांग कहलाता है जिसके अंदर द्विगुणन की क्षमता होती है, या कहीं उनके अंदर आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वह डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के कारण उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, द्विगुणन की क्षमता होती है। इसलिए जो होता है वह अपनी कापी या अपना क्लोन वो बना लेते हैं। इस बना लेने के कारण ही उनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किन्हीं दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों के नाम बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो होते हैं वह दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। ये इनके अंदर जो होता है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, उनके अंदर एक क्षमता होती है, ये अपना क्लोन, अपना हमशक्ल, अपनी कापी वह बना लेते हैं। और इनके अंदर डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब हम आते हैं अगला जो कोशिकांग है वह आता है लवक होता है। और लवक आप जानते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में लवक का अभाव होता है। तो लवक जो होते हैं जीवाणु, कवक और नीले हरे शैवालों को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी पौधों में जो होते हैं क्या होते हैं, लवक पाए जाते हैं, ठीक है। और लवक जो होता है वह वर्णक के आधार पर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हरितलवक, पहला है हरितलवक, या इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इसको कहते हैं वर्णिलवक, वर्णिलवक, या इसको कहते
और तीसरा होता है अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक या इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, लवक होते हैं। और लवक जो होते हैं वह गोलाकार होते हैं, चपटे होते हैं, अंडाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। और इसमें केवल होता है लवक होता है, केवल आप ये जानिए कि जीवान, कवक और नीले हरे शैवाल में लवक नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त जितने भी पौधे होते हैं उन सभी पौधों में क्या होता है, लवक पाया जाता है, ठीक है। और ये होते हैं कार्य के आधार पर, वर्णक के आधार पर, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है हरित लवक, जैसे नाम से स्पष्ट है, हरित लवक का मतलब होता है हरे रंग का होता है। और इसके अंदर हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो क्लोरोफिल या पर्णहरित होता है, ये प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां जो कि वो हरे रंग की दिखाई देती है। तो आप होता है हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और इसी के अंदर एक प्रकार का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं या पर्णहरित करते हैं। और इसी पर्णहरित के कारण जो होता है वह पेड़ पौधों की पत्तियां जो कि वो हरे रंग की दिखाई देती हैं। और यह भी दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती है, मतलब हरित लवक भी होता है, और देखिए इसका डायग्राम होता है इस तरह, यह भी दोहरी इकाई झिल्ली की होती है, बनी होती है। इस तरह होता है, दोहरी इकाई झिल्ली बना होता है, जो लेयर होती है। और इसके अंदर क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर होती है वह पाई जाती है। लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर होती है उससे यूनिट करके क्या होती है, बनी ये। और इसके बीच के अंदर जो होता है तरल पदार्थ भरा होता है, ये उस तरल पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है जो है सिक्के के ढेर की समान रचना होती है, सिक्के के ढेर की समान पूरी रचना होती है। इस तरह जो ढेर सारी पाई जाती है, सिक्के के ढेर की समान या हम चपटे तस्तरीनुमा जो की रचनाएं पाई जाती है। ये जो चपटे तस्तरीनुमा रचनाएं होती हैं और इनको बीच में जोड़ने वाला जो होता है उसको हम लैंगिक कहते हैं। ये जो होता है बीच जो कि लैंगिक दीवार होती है, देखिए ये जो है कहलाता है आपका ग्रेनम कहलाता है, मतलब जो सिक्के के ढेर की समान रचना होती है उसको ग्रेनम कहते हैं। और इसके जो समूह होता है उसको जो होता है थाइलेक्वाइड कहते हैं, उसको हम थाइलेक्वाइड ठीक है, थाइलेक्वाइड कहलाता है। और यह जो होता है उसको हम लैंगिक कहते हैं या पटलिकाई कहते हैं, लैंगिक कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या होता है, और ये होता है ग्रेनम होता है। तो हरित लवक जो होता है यह दोहरी इकाई झिल्ली का बना होता है और केवल पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और ये त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय का मतलब बाह्य स्तर, मध्य स्तर और होते हैं। और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ये स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे क्या काम होता है। इसके बाद इसके अंदर सिक्के की ढेर की समान रचनाएं पाई जाती हैं या तस्तरीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। इन तस्तरीनुमा रचनाओं को हम ग्रेनम कहते हैं। और इसके समूह को जो है थाइलेक्वाइड कहलाता है या इसकी होती है थाइलेक्वाइड कहलाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। जब हम प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे। केवल ये समझिए कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जब प्रकाश की उपस्थिति होता है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो वह प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। और प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वह हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं या डार्क रिएक्शन कहते हैं। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में। दो चीजें याद करना आपको है, पहला होता है प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, वह हरित लवक के ग्रेनम में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। अब ये समझ आ गया कि हरित लवक जो होता है वह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। और ये जो होता है लिपिड प्रोटीन जो कि वह त्रिस्तरीय
होता है भाग होता है उनसे मिलकर के बना होता है। और इसके अंदर का जो तरल पदार्थ होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशित प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित प्रक्रिया। और ये जो सिक्के की तस्तरी के अनुसार जो है घेर स्ट्रोमा रचना जो होती है उसको हम ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की जो की प्रकाशित प्रक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और इसके बाद इसके समूह को, ग्रेनम के समूह को जो होता है वह होता है थाइलेकॉइड कहते हैं। और इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है वाणी लवक। देखिए वाणी लवक के अंदर होता है, इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। इसके अंदर कैरोटीन, जैंथोफिल, ये दोनों जो है वर्णक पाए जाते हैं। इसके अंदर जो होता है कि जो वर्णक होता है उसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन और जैंथोफिल, ये दो वर्णक पाए जाते हैं। ये जिसके कारण ये क्या होता है, वाणी लवक होता है रंगीन होता है, रंगीन होता है, कलर होता है। जब हरित लवक वाणी लवक में बदल जाता है तो वह फल का जो रंग क्या होता है बदल जाता है, या पत्तियों का रंग बदल जाता है। आपने देखा होगा पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं, या जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं। या फूल जो होते हैं आपने देखा होगा जो फ्लावर होते हैं वो रंगीन होते हैं, तो रंगीन क्यों होते हैं, वाणी लवक के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि हरा टमाटर लाल हो जाता है या हरा मिर्च लाल हो जाता है, क्यों? तब आप उसका आंसर देंगे कि हरा टमाटर लाल हो जाता है क्योंकि हरित लवक वाणी लवक में बदल जाता है। जब हरित लवक वाणी लवक में बदल जाता है तो हरा टमाटर लाल हो जाता है या हरा मिर्च क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो वाणी लवक क्या होता है, ये रंगीन होता है, ये फलों में पुष्पों में पाया जाता है, जिसके कारण ये चटकीले रंग के होते हैं और जो है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है कैरोटीन और जैंथोफिल नामक वर्णक क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो फल होता है वह जो पुष्प होते हैं आपने देखा होगा लाल, पीले, गुलाबी आदि रंग में पाए जाते हैं। ये कैरोटीन और जैंथोफिल के कारण होता है। इसके बाद अगला आता है अवाणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। तो अवाणी लवक जो होता है वो रंगहीन होता है, इनमें किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है। और ये अधिकांशतः जो भूमिगत जो तने होते हैं, ठीक है, या जो जड़ होती है उनमें पाया जाता है। तो भूमिगत जड़ों में और तनों में जो होता है वह जो होते हैं अवाणी लवक पाए जाते हैं। ये रंगहीन होते हैं, ठीक है, और रंगहीन होने के कारण होता है उनमें जो होता है कोई कलर नहीं होता है। जैसे जो होता है जितने भी होते हैं गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, आलू है, ये सब क्या होते हैं अवाणी, इसमें जो होता है अवाणी लवक पाया जाता है। और अवाणी लवक के कारण ये रंगहीन होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। और ये जो होते हैं भोजन को संग्रह करने के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है एमाइलोप्लास्ट होता है, तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है स्टार्च का संग्रह होता है, मंड का संग्रह होता है। और इलेयोप्लास्ट होता है, एक होता है इसके अंदर जो होता है जो वसा होता है उसका वसा का संग्रह किया जाता है। और प्रोटीनोप्लास्ट होता है वह प्रोटीन का संग्रह करता है। देख लेंगे तो इसमें आता है अवाणी लवक जो होता है भोजन के संग्रह के आधार पर इसको कई प्रकार करते हैं। एमाइलोप्लास्ट होता है मंड का संग्रह होता है या स्टार्च का संग्रह होता है, मतलब इसमें जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में संग्रह होता है। इसके बाद अगला आता है इलेयोप्लास्ट। इसके अंदर जो होता है जो होते हैं इलेयोप्लास्ट में वसा का संग्रह होता है, इसके अंदर वसा संग्रह होता है, वसा संग्रह होता है। इलेयोप्लास्ट में वसा का संग्रह होता है। इसके बाद तीसरा आता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट के अंदर जो होता है प्रोटीन का संग्रह होता है, प्रोटीन संग्रह होता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब होता है कि ये जो होते हैं लवक जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वाणी लवक, अवाणी लवक। तो हमने अभी बताया कि अवाणी लवक जो होता है वो रंगहीन होता है, और रंगहीन होने के कारण अधिकांशतः जो तना होता है, जड़ होता है, इसकी जो भूमिगत भाग होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। और ये अवाणी लवक होते हैं
भोजन संग्रह करने के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संग्रह होता है, मण्ड का संग्रह होता है, और इधर जो प्लास्ट होता है वसा का संग्रह होता है, मतलब आयल का तेल का संग्रह किया जाता है, और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संग्रह होता है। इसके अलावा आपने देखा वैसे आलू है, आलू जो होता है मिट्टी के अंदर दबा देता है, लेकिन आलू का अगर कोई भाग पोषण जो होता है बाहर निकला होता है तो उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आप देखते होंगे वो हरे रंग का हो जाता है, बेकार हो जाता है, खाने के काम में नहीं लाए, मतलब नहीं आता है। वो प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण उसके अंदर हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है, और जिसके कारण उसकी होता है कि वह हरे रंग का दिखाई देता है। यह इसलिए आलू होता है वो भूमिगत तना कहलाता है, उसको हम भूमिगत तना कहते हैं। यह उसमें हम जो खाते हैं वो तना होता है, तना जो होता है भोजन को संग्रह करके कंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह अमांसल हो जाता है तो वह होता है उसके अंदर अवर्णीय लौट पाया जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता, वह रंगहीन होता है। उसी तरह गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, ये सब जो होते हैं जड़ होते हैं, जड़ जो होती है वो भोजन को संग्रह कर लेती है और संग्रह करके मांसल हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ये जो होता है आपका लवक के बारे में। लवक के बाद इसके अंदर जो अगला जो टॉपिक आता है वह जो होता है लास्ट वाला जो टॉपिक होता है वह केंद्रक होता है। यह केंद्रक न्यूक्लियस, तो हमने आपको सेल बनाया था, जैसे ये सेल बनाया था हमने, तो अगला जो आता है वह केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है। यह केंद्रक या न्यूक्लियस, यह तो केंद्रक हमने आपको बताया था, ये केंद्रक कोशिका बनी थी, इस कोशिका के अंदर गोलाकार रचना थी जिसको हम केंद्रक करते हैं, और इस केंद्रक के अंदर एक घना गैस होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम केंद्रिका करते हैं। ये केंद्रिका कहलाती है, लेकिन ये क्या था, केंद्रक कहलाती, ये जो होता है केंद्रक कहलाता है। यह और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम जो कहते हैं केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है। यह और इसके अंदर जो होता है धातुमय रचनाएं पाई जाती हैं, ये धातुमय रचनाएं होती है वह पाई जाती है, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं, ये क्रोमैटिन कहलाता है। और इसके बाद ये गैस गोलाकार रचना होती है उसको हम केंद्रिका कहते हैं, ये होता है। तो लास्ट मतलब आपका जो इसमें होता है केंद्रक के बारे में था, तो केंद्रक जो होता है कोशिका की जितनी भी सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है, और इसी के कारण कोशिका का जो होता है यह जो होता है केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। अगर कोशिका के अंदर केंद्रक न पाया जाए तो उसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होगी, कोशिकाएं विभाजित नहीं होगी, जिसके कारण उसके अंदर वृद्धि नहीं पाई जाती। और केंद्रक जो होता है कि 4 भाग होते हैं, केंद्रक का 4 भाग होता है। पहला आता है केंद्रक कला, तो केंद्रक के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, केंद्रक जिसके द्वारा घिरा होता है, यह उसको हम बोलते हैं चारों तरफ से जो घिरा होता है उसको हम केंद्रक कला कहते हैं। ये केंद्रक कला कहलाता है। और इसमें जो होता है कि यह केंद्रक जो होता है केंद्रक को चारों तरफ घेरे रहता है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं या जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होता है तरल पदार्थ भरा होता है, जिससे उसमें जो होता है जल और कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं उस केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर धागेनुमा रचनाएं होती हैं, इस धागेनुमा रचनाओं को हम क्रोमैटिन कहते हैं या क्रोमैटिन तंतु कहते हैं। यही धागेनुमा जब रचनाएं आपस में मोटी हो जाती हैं तो उससे हम जो होता है गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और गुणसूत्र जो होता है वो माता पिता के लक्षण को संतानों में ले जाने का काम करता है। यह और इसके बाद इसके अंदर जो है एक सघन गोलाकार रचना पाई जाती है या गेंद के आकार की ठोस रचना पाई जाती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रिका जो होता है वह राइबोसोम उत्पादन की मशीन कहलाती है। तो केंद्रिका जो होती है वह राइबोसोम उत्पादन की क्या होती है, मशीन होती है। और इसमें आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, जो है आरएनए और प्रोटीन से इनका निर्माण होता है, उसी से वे बनी होती है। तो कुल मिलाकर के जो केंद्रक होता है वह जो होता है जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने के कारण होता है इसको हम बोलते हैं कि केंद्रक जो होता है वह जैविक क्रियाओं के नियंत्रण कक्ष के रूप में काम करता है या कंट्रोल करने का काम करता है। ये केंद्रक के बारे में। इसके बाद थोड़ा बहुत इसके अंदर बचा होगा वो थोड़ा सा समझा देंगे, इसके बाद अगले दिन आपको अगला टॉपिक समझाएंगे। धन्यवाद।